नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को विस्तार से देखें। उससे पहले एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी की समीक्षा का दौर जारी है। आजमगढ़ मंडल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल क्रेशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। वहां पर घटना को लेकर जानकारी ली। अजय लल्लू ने इस दौरान कहा कि रक्षा की भक्षक बन जाए तो कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई। न्यायिक हिरासत में भेजे गए गायत्री प्रजापति वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी शिकायत। धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। सीतापुर में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने किशोरी को किया बरामद। परिजनों ने मदरसे में बंद करने का लगाया था आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। गोविंद नगर थाना इलाके का मामला, जहां पर लड़की के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था और उसे भगा ले गया। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हेमराज घायल हो गया। कानपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 93,73,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस को 27,000 नेपाली करेंसी भी इस दौरान बरामद हुई है। नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगानी पड़ी। 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक रजिस्टर भी बरामद हुआ। पकड़े गए लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने और लगवाने का काम करते थे। सीतापुर के माहौली कोतवाली इलाके में बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग पर चाकुओं से भी हमला किया गया था। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना इलाके में मानसरोवर होटल में आग लग गई। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। उधर नोएडा के सेक्टर 49 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है। 3 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। फरार बदमाश की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कार और कारतूस बरामद किए गए। बुलंदशहर कोतवाली देहात इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। उधर युवा की पीट कर हत्या के मामले को लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की। मलिहाबाद इंस्पेक्टर सियाराम को सस्पेंड किया है। घटना को छिपाने और लापरवाही बरतने के इस पर आरोप है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। कर्ज के चलते कुछ दिनों से ये परेशान था। रस्सी से फंदा बनाकर के राकेश नाम के इस युवक ने आत्महत्या कर ली। अंबेडकर नगर के भीटी थाना इलाके में आपसी विवाद में मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भदोही के औराई कोतवाली इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सराफा व्यापारी से 1 लाख रुपए की चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात की विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी की पिटाई। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने बरामद कर लिया। पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री एक लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायी की बताई जा रही है, जो कि दूसरे स्थान पर छिपाकर रखी गई। अजमतगढ़ थाना इलाके में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ। युवकों ने चौकीदार पर हमला किया। लाठी डंडों से चौकीदार की पिटाई की गई। पुलिस मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के मानीपुर थाना इलाके में सपा जिलाध्यक्ष की गुंडई सामने आई। दलित महिला के घर में घुस करके इसने मारपीट की।
गंभीर रूप से महिला घायल हुई है। वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। उन्नाव के 12 सगवर थाना इलाके में दबंग पूर्व ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों की गुंडई सामने आई है। समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महोबा में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। तत्कालीन एसपी और तत्कालीन एसओ पर संगीत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 विस्फोटक व्यापारी और पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। देश में एक बार फिर से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बाजारों में टमाटर प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। वहीं आलू के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक हो गए। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,654 मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 40 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में फूटा कोरोना बम। पहली बार 7,000 से ज्यादा केस सामने आए। 7,016 नए मरीजों के साथ अब 67,000 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या हो गई। 24 घंटे में 76 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 995 नए केस सामने आए। प्रदेश में लगभग 30,000 तक मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के नतीजे घोषित कर दिए। एक बार फिर से टॉप 3 स्थानों पर बेटियों ने बाजी मारी है। पीसीएस में पानीपत की अनुज नेहरा ने टॉप किया। दूसरे स्थान पर गुड़गांव की संगीता राघव और तीसरे स्थान पर मथुरा की ज्योति शर्मा। चौथे स्थान पर जालौन के विपिन कुमार शिवहरे रहे। पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 28 अक्टूबर 2018 को 29 जिलों में 1381 केंद्रों पर हुई थी। आपको बता दें कि 3,98,630 लोग अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 30 मार्च 2019 को प्री का परिणाम घोषित हुआ था। मुख्य परीक्षा के लिए 19,096 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तब तक इस भर्ती में शामिल पदों की संख्या बढ़कर के 988 हो गई थी। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 119 पद, डिप्टी एसपी के 94 समेत पीसीएस संवर्ग के 40 प्रकार के पद शामिल हैं। मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2019 में करवाई गई थी। परिणाम अप्रैल में प्रस्तावित है। पीसीएस प्री 2019 से पूर्व जो परिणाम है उसे जारी करने की तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब लोक सेवा आयोग ने 2018 के नतीजे घोषित किए हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही होनहार चेहरे होंगे जिन्होंने पीसीएस परीक्षा में सफलता के शिखर को छुआ है। इंडिया न्यूज पर वो चेहरे होंगे जो आने वाले कुछ महीनों में आपके और हमारे बीच में अधिकारी के तौर पर दिखाई देंगे। तो हमारे साथ आपको बता दें कि विपिन शिवहरे, जिन्होंने 4थी रैंक हासिल की है उत्तर प्रदेश में, अभी जुड़ गए, और साथ ही साथ डीएसपी के पद पर जिनका चयन हुआ है वे आशुतोष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को बहुत सारी बधाई इंडिया न्यूज की ओर से और बहुत सारी शुभकामनाएं भी कि एक बेहतरीन उपलब्धि आपने हासिल की है। सबसे पहले विपिन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे इस उपलब्धि को आपने हासिल किया, अभी कैसा महसूस हो रहा है? आपने बहुत सारी तैयारी की होगी। तो आपको नमस्कार जी, और जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 4 या 5 नंबर से लगभग रह गया था और सेकंड अटेम्प्ट में ये मेरी सफलता है जो कि आपके समक्ष है। और सर प्लीज साउंड इको हो रहा है थोड़ा सा, उसको हम ठीक करवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने कितने घंटे तक मेहनत की और आप जो बता रहे हैं कि ये आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपको ये सफलता हासिल हुई है। जी सर, सबसे पहले अगर अध्ययन की बात की जाए तो चूंकि मैं जॉब में हूं और पिछले लगभग 10 वर्ष से मैं कार्यरत हूं। 2010 से मैं 2013 तक मैं भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलेहा डिस्ट्रिक्ट पन्ना में पोस्टेड रहा हूं और उसके बाद मैं इसी डिपार्टमेंट में, कैग डिपार्टमेंट में, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑडिट 2 एमपी में मैं एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कार्यरत रहा हूं। तो अगर जॉब के बाद देखा जाए तो मैं मुश्किल से 5 से 6 घंटा लगभग समय निकाल पाता था। तो उतने ही समय में मैंने एक मैनेज किया जो भी समय था और ऑफिस का भी जो भी वैल्यूएबल टाइम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद मैंने एक निरंतरता, जो एक कंटिन्यूटी थी, उसको मैंने ब्रेक नहीं होने दिया और उसी का एक परिणाम रहा जो कि आपके समक्ष है।
बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, यानी कि आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं और उस अभ्यास को आपने टूटने नहीं दिया, यही सबसे बड़ी बात है और सफलता आपके सामने है। आशुतोष भी हमारे साथ है। आशुतोष, एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई, और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ये मुकाम हासिल किया, आप सफलता के तौर पर इसे कैसे देख रहे हैं आज? काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा है, मतलब अच्छी फीलिंग है। और ऐसा ऐसा मुकाम जैसा तो नहीं लग रहा है अभी मुझे। अभी आगे देखते हैं कि कितना सूटेबल हूं मैं जॉब के लिए। अभी तो केवल रिकमेंडेशन हुआ है। जॉब में जितना अच्छा कर पाऊंगा वही डिसाइड करेगा कि कितनी सफलता रही, कितनी असफलता। लेकिन सफलता के भी कुछ चरण होते हैं आशुतोष की। एक चरण तो कम से कम छुआ जिससे हमें लगा कि हमने कुछ किया और हमारी जो मेहनत है वो सफलता के तौर पर इस वक्त सामने है और वो सबके सामने है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? श्रेय में अपने भगवान से शुरू करते हुए अपने माता पिता, मेरे नाना नानी काफी करीब हैं, और उसके साथ ही मौसी मामा और मेरे काफी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी एवरीबॉडी। कल भी मैंने बोला था कि काराकाश में विचरण कर रहा हर एक परमाणु का योगदान है इसमें। तो मेरी सफलता नहीं, ये उन्हीं लोगों की सफलता है। बिल्कुल आशुतोष, सही कहा आपने। और हम इस वक्त ये जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप को हम सबको इस वक्त जो भी देख रहे हैं वो ये उनके मन में होगा कि टॉपर्स अलग कैसे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर जानना चाहता हूं, क्या आपके सब्जेक्ट थे, कब से आप तैयारी कर रहे थे और आपको ये सफलता कैसे मिली है? हाँ, तो मैं ग्रेजुएशन से बताता हूं आपको। मैंने बीटेक करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से करा था। और उसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी 3 ईयर का कोर्स भी किया था। और 2018 से प्रोसेस में ज़्यादा डेडिकेटेडली इन्वॉल्व था मैं। और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस भी फॉर्चुनेटली इस बार दिया था। दोनों ही मेंस मैंने ज्योग्राफी से ही लिखे थे। और हाँ, यही है, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। टॉपर्स से अलग नहीं होते। मैं तो बस यही कहूंगा कि वो दिन का बात था, बाकी मैं तो सभी को इक्वली मानता हूँ। लेकिन कुछ तो अलग होता ही होगा टॉपर्स में, उनकी मेहनत। बाकी परीक्षार्थियों से अभ्यर्थी बहुत सारे शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही टॉपर्स बन करके आते हैं। और जैसे कि लगातार विपिन बता रहे थे कि एक सतत प्रक्रिया के तहत आप अपने अध्ययन से जुड़े रहते हैं। ये अच्छी बात। मैं उस पर आऊँगा। हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, स्ट्रीम को लेकर के, अंग्रेजी मीडियम को लेकर के अलग अलग तरह की धारणाएं होती है कि किस तरह से स्कोरिंग ज़्यादा होता है, किस तरह से कम होता है, कितना एक पढ़ने को लेकर के व्यापक एक दायरा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन विपिन, चूंकि आशुतोष ये कह रहे थे कि ज्योग्राफी से उन्होंने क्रैक किया, और अगर हम आपके सब्जेक्ट की बात करें तो क्या सब्जेक्ट रहे और कैसे बेहतरीन तैयारी की जा सकती है? बाकी हम जो ये बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बाकी जो अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपसे कुछ सीख पाएं। जी, जैसा कि सब्जेक्ट पे आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जो भी एस्पायरेंट हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी खूबी है। तो मैंने जो है जब पहली बार इसका मेंस लिखा यूपीपीसीएस का, तो मैंने संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ किया था। और 2017 में जब पहला मेंस दिया था तो संस्कृत विषय और डिफेंस, ये 2 विषय मैंने लिए थे। और संस्कृत में उस पिछली बार मैं काफ़ी कम मार्क्स गेन कर पाया, लेकिन जब सेकेंड टाइम मैंने दिया तो जहाँ जहाँ जो भी त्रुटियाँ हुई उन्हें सुधारा ठीक से। और मुझे लगता है कि जो मेरा संस्कृत विषय था ये बहुत ही एक बेनिफिशरी मेरे लिए हुआ और बहुत अच्छा मुझे परफॉर्म मैंने किया इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि जब सिविल परीक्षा में, सिविल सेवा की परीक्षा में जब एक सब्जेक्ट होता है तो वो काफ़ी निर्णायक होता है। तो जिस सब्जेक्ट में मेरी रुचि बहुत अच्छी है, मैं काफ़ी डीपली जाकर उसका अध्ययन कर सकता हूँ, तो मैं उसी सब्जेक्ट को चूज करूँ, ना कि किसी के बताने से या किसी के जो भी सजेस्ट करने से। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा जो संस्कृत सब्जेक्ट है ये काफ़ी गेम चेंजर साबित हुआ मेरे लिए। और भले मैंने 2017 में बहुत कम उसमें नंबर गेन किए हों, लेकिन मैंने धैर्य से, परिश्रम से और जो भी कहें, जो हमारे जो भी गुरुजन हैं उनके आशीर्वाद से या उनके मार्गदर्शन से मैंने जो भी कमियां थी उन्हें सुधारा और जो भी परिणाम है वो आपके सामने है।
लेकिन विपिन, क्या संस्कृत में जो पाठ्य सामग्री है उसकी उपलब्धता भरपूर है इस तरह से कि आसानी से जो अभ्यर्थी इस सब्जेक्ट को लेते हैं वो पूरा पढ़ पाए, पूरा व्यापक तौर पर अगर पूरा सिलेबस की हम बात करें वो मिल जाता है आसानी से? क्यों लिया आपने संस्कृत? जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जब मैंने संस्कृत के लिए सिलेबस खोजने की या जो भी सिलेबस था उससे संबंधित जो भी बुक्स थी उन्हें खोजने के लिए जब मैं मार्केट में निकला तो मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बस ये था, आसानी से मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ मैंने सारा सिलेबस जो है ढूंढ लिया। और इसके लिए मैं दो जो हमारे गुरुजन हैं मैं उन्हें श्रेय देना चाहूँगा। पहले जो है पाणिनि इंस्टीट्यूट के जो कैलाश बिहारी सर हैं, तो सर्वप्रथम उन्होंने जो है व्याकरण मेरी बहुत मजबूत कराई और जो भी लिटरेचर संबंधी जो भी सब्जेक्ट जो भी मतलब पाठ्यक्रम था उसके हिसाब से मुझे बुक्स अवेलेबल कराई। और दूसरा एक मेरे मित्र हैं वाराणसी से, श्री लोकेश कुमार, तो उनके जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड लेक्चरर हैं संस्कृत से, श्री शिवशंकर यादव जी। तो उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, मुझे बराबर मार्गदर्शन किया मेरा। और मैं जो त्रुटियां थी, जो 2017 में जिस त्रुटियों से मैं बाहर हुआ था, वो त्रुटियां मैंने यथासंभव ने सुधारा और रिजल्ट जो है आ गया है। इनके अलावा किसको श्रेय देना चाहते हैं? आपकी मेहनत तो है ही, आपके गुरुजन भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, परिवार में भी ऐसा कोई आपके साथ हमेशा से खड़ा रहा जिससे एक प्रेरणा भी मिली और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें लगता है कि ये हमारी सफलता में सबसे अहम योगदान इनका रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने माताजी पिताजी दोनों को देना चाहूँगा। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जालौन का एक गांव है अमीटा, तहसील कोंच में जो आता है। तो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बेटे कभी जो है हिम्मत नहीं हारना है। और वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, मतलब कभी हिम्मत मत हारो और ईश्वर को कभी मत भूलो। तो वही जो एक मूल मंत्र था, मैं हमेशा बचपन से वही लेके चला। और मैंने जो भी कंपटीशन, जो भी एग्ज़ाम मैं जिस भी एग्ज़ाम में मैं अपियर हुआ, उस एग्ज़ाम को मैंने अपने यथासंभव जो भी मेरी क्षमता थी उसके हिसाब से मैंने क्रैक किया। तो माता पिता और उसके बाद जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और इसके बाद जो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं जो मेरे ऑफिस में श्री आनंद श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने यथासंभव जो भी ऑफिशियल टाइम को मैनेज करते हुए जो भी हमें एक रिलैक्सेशन होता था और उसको उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ऑफिस का भी जो भी टाइम है वो भी डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी जो है एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा टेंशन ना हो, उसका उन्होंने बहुत ध्यान रखा। तो मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा। और इसके बाद जो मेरा ग्रुप है, मेरा जो एक काफ़ी अच्छा ग्रुप है, मेरे जो साथी कलीग्स हैं जैसे आलोक कुमार पंकज, डॉक्टर विश्वपाल सिंह, योगेश कुमार गौर जो कि ऑलरेडी PCS ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हैं, मनोज कुमार जी और भी जैसे लोकेश कुमार जी हैं। तो ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप से मुझे बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी मिली और मैं एक तरीके से आस्तिक हूँ, ईश्वर में विश्वास करता हूँ। तो जो भी कर्म है मैं उसको बस करता चला गया और बाकी जो फल था उसके लिए मैंने बस ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया और बहुत अच्छा हुआ कि जो भी है वो और अच्छा करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है विपिन की फल भी अच्छा ही मिलता है और वो हमारे सामने है। मैं उस पर ब्रॉड तरीके से भी चर्चा करना चाहता हूँ सब्जेक्ट को लेकर के। मैं किताबों पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से परिवार वालों का सपोर्ट होता है और बाकी लोगों का भी होता है, लेकिन दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या इसमें एक अहम योगदान, चाहे वो देखिए स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी हो या फिर हम भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की बात करें, परिवार का कितना योगदान रहता है और आपकी सफलता में कितना योगदान रहा और कैसे आपने ये चुना कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली? हाँ, प्रेरणा सोर्स तो मतलब प्रेरणा के सोर्स तो घर वाले ही रहे, परिवार से ही प्रेरणा आती रही सारी। मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही सचिवालय में कार्यरत हैं और गवर्नमेंट में अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और उसके अलावा मेरे नाना जी भी शुरू से ही गवर्नमेंट में रहे। खैर कितने लोग रहे इससे फर्क नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों ने मतलब मोल्ड होती चली गई वो चीज उसी डायरेक्शन में। और हाँ, फिर उसके बाद इन सब का योगदान रहा। फिर ऐसे अपने सराउंडिंग में ऐसी चीजें देख ऑब्जर्व करना और फिर उसी स्ट्रक्चर में आप धीरे धीरे ढलते चले जाते हो। तो फिर मेरा तो लाइफ का वो पार्ट ही था। तो जैसे फैमिली बैकग्राउंड
मतलब बिलोंग तो गांव वगैरह से ही करते हैं, पर मैंने बहुत ज्यादा गांव देखा नहीं, लखनऊ में ही रहा ज्यादा टाइम, तो ऐसा कहना गलत होगा कि मतलब पिताजी गांव के हैं, पर सब शहर में हैं और प्रोग्रेसिव रहे और समय के साथ चलते चलते अब धीरे धीरे सिचुएशन और बदल रही है और शायद सोसाइटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में और ज्यादा बेटर कर पाने की उम्मीद है आगे लाइफ में। आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि जिक्र कर रहे थे, विपिन भी जिक्र कर रहे थे, और सबकी एक देखिए इच्छा होती है कि जब हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो हमारा अंतिम पड़ाव इसमें होता है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, मतलब क्योंकि पढ़ाई ही मुझे अभी तक समझ में आती है, वही काम अभी तक मुझसे ठीक से हो पाया है, तो निश्चित ही मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी मतलब अपना मैक्सिमम एफर्ट देने की कोशिश करूंगा। और बाकी जैसे अभी जॉब मिल गई है तो ये भी मेरे लिए काफी सेटिस्फैक्ट्री है, और मैं इसमें भी जो अपनी तरफ से हो सकेगा वो थोड़ा बहुत मतलब जो थोड़ा बहुत योगदान है वो देने के लिए शायद तैयार हूँ। इसी वजह से अब समय आ चुका है वो योगदान देने का। बिल्कुल आशुतोष, एक और बात जानना चाहता हूं। देखिए कोचिंग को लेकर के ये कि जो ग्रामीण इलाके से छात्र आते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग आपको भी लगता है ज़रूरी? आपने कोचिंग की इसके लिए कहीं? कोचिंग के विषय में ऐसा है कि हर एक विद्यार्थी अलग है, तो विद्यार्थी अपनी नीड समझे और उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो अगर वो उस एक एजुकेटेड एफर्ट के साथ किसी कोचिंग को ज्वाइन करता है या नहीं करता है तो वो एक अलग बात है। जहां तक बात रही आपने ग्रामीण परिवेश के लोगों से, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों की बात करी, तो निश्चित ही मतलब केवल सिलेबस के लिए नहीं, उनको तो कई बार मतलब एक स्ट्रक्चरल सेटअप को अंडरस्टैंड करने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो कोचिंग पर से तो नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग उनके सराउंडिंग में ही लोगों को थोड़ा सा फ्रेंडली होना और उनको गाइड करना अपने तरफ से, और मैं ऐसा समझता हूँ जो एस्पिरेशन होती है अगर वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है तो गाइडेंस देने वाला और लेने वाले को देने वाला मिल जाता है। बिल्कुल विपिन, आप देखिए किसान परिवार से आते हैं, और क्यों लगा आपको कि आपको सिविल सेवा में जाना है? इतने सारे सेक्टर्स होते हैं और साथ ही साथ अब तो कई लोग खेती में भी कुछ नई तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, बाकी के बहुत सारे सेक्टर हैं। क्यों लगा कि सिविल सेवा में जाना है, और क्या करेंगे अब आप सिविल सेवा में आकर के? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तव में बचपन से जो है सिविल सेवा में आने की इच्छा थी। जब कभी बहुत पहले की बात, जब क्लास में 5th में था तो मेरे विद्यालय में जब एक तहसीलदार महोदय जब आए ना, तो जिस तरीके से उन्हें एक रिस्पेक्ट मिली और पूरा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जब वो थे ना, तो मुझे बचपन से ही एक प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मैं एक पब्लिक के प्रति या लोगों की भी एक लोक सेवा है उसमें भी एक भागीदारी अपनी दे सकूं। और एक जैसे हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि मुझे सम्मान मिले, तो मेरी भी एक चाह जो है उस बाल मन में कहीं ना कहीं एक जग गई कि मुझे भी एक सम्मान मिले, और बस ये मान के चलिए कि वहीं से शुरुआत हो गई। लेकिन क्या हुआ, आगे चल के कुछ ऐसी आर्थिक परिस्थितियां हुई कि जिसके कारण मैं आगे सीधा सिविल की प्रिपरेशन नहीं कर सका। वर्ष 2008 में मेरे गांव में, मेरा जो गांव पैतृक गांव है अमीटा, तो उसमें एक काफी भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें पूरा गांव लगभग जल चुका था। तो उस समय स्थिति ये आ गई थी कि आर्थिक रूप से हम लोग एकदम टूट चुके थे। तो स्थिति ये थी, या तो खेती जो भी जमीन होती है तो वो तो बेची जाए, या फिर बहुत जल्दी कोई छोटी मोटी जो भी नौकरी हो, किसी तरीके से आय का एक सोर्स हो ताकि 4 पैसे आए और जो भी घर के खर्चे हैं वो बैलेंस्ड में हो। तो उसके लिए सर मैंने बैंक का जो प्रिपरेशन किया SBI का, उस समय मैं बैंक का फॉर्म डालता था जी। तो SBI ने जो है 12th बेस पे हमें चयन किया था एज ए क्लर्क, और बाद में जो है वर्ष 2012 में जो है मैंने ग्रेजुएशन किया, तो संयुक्त से SSC का एग्जाम जो था वो भी पहली बार में क्रैक हो गया। और उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे चल के 2015-16 में मैंने एक बार MP का भी मेंस लिखा था, और उसके बाद 17 में जो है मैं माफी चाहता हूँ, रोकना पड़ रहा है मुझे, और मैं काफी देर तक आपसे बात करना चाह रहा था इस सफलता को साझा करते हुए, लेकिन टीवी की अपनी मर्यादा और सीमा भी होती है। मैं चाहता हूँ जल्दी से आप कुछ किताबों के अगर नाम बता पाए, ग्रामीण प्रवेश के छात्र कम से कम उनके लिए कुछ काम आ सकें।
सर थोड़ा सा किस रिगार्डिंग आप कहना चाह रहे हैं? मैं सब्जेक्ट आपके संस्कृत के सब्जेक्ट के लिहाज से और बाकी अगर आप करंट अफेयर्स और बाकी चीजों को देखें उसके लिहाज से। जी जी, जैसे संस्कृत में देखा जाए सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता, इसका केवल द्वितीय अध्याय जो है सिलेबस में है, यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में जो भी है। और जैसे मृच्छकटिकम है और मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और कुमार संभवम है और जैसे किरातार्जुनीयम है। तो इस टाइप से जो एक लिटरेचर है। और अगर हम थोड़ा सा अगर फिलॉसफी में जाएं तो जैसे चारवाक दर्शन है या फिर वेदांत है, अद्वैतवाद है जी, है ना, या जो भी संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार हैं वो हैं। आशुतोष एक आखिरी सवाल मैं आपसे और इसके बाद एक व्याकरण। जी ठीक है, व्याकरण की कोई किताब सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली मैं अभी जस्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सर, हिंदी के अंदर तो जी आशुतोष, मैं आपसे दरअसल ज्योग्राफी को लेकर के आखिर में एक दो किताब आप ज्योग्राफी की बेहतरीन बता पाएं, स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा अच्छा ऑथर है, राइटर है जिसको पढ़ सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसको सबसे पहले एनसीईआरटी रेफर करना चाहिए। और एनसीईआरटी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब वो खत्म हो जाए तब फिर वो बच्चा मुझसे बात करे और मैं उसे बताऊंगा कि दूसरी बुक आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई और माफी इस बात की कि समय बहुत कम था, सवाल बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिलहाल आप दोनों को बहुत सारी बधाई के साथ ही मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।